समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्त कोष 2026-27 की कक्षा 9वीं हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का हम अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह के जो विषय थे उनका अध्ययन किया और आज इस वीडियो में हम सप्ताह 3 के अंतर्गत देखेंगे कि वाक्य विन्यास या वाक्य के प्रकार क्या होते हैं और इसके साथ साथ इसमें देखेंगे कि सर्वनाम, क्रिया एवं इसके प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे परिभाषा देख रहे हैं। वाक्य विन्यास का अर्थ क्या है? वाक्य विन्यास का अर्थ शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को एक वाक्य में अर्थ व्याकरणिक रूप में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यह भाषा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह बताता है कि वाक्यों को कैसे बनाया जाता है ताकि स्पष्ट और सुसंगत लगे। सरल हिंदी वाक्यों में कर्ता पहले, कर्म बीच में और क्रिया अंत में आती है। जैसा कि एक उदाहरण दिया गया है, मैं भोजन करता हूँ, जहां पे कर्ता पहले आया है मैं, और फिर कर्म बीच में आया है भोजन, और क्रिया करना जिस शब्द के आगे ना आता है वह क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे करता हूं लिखा है, इसका मतलब है कि ये इस प्रकार से हम सबसे पहले जब वाक्य बनाते हैं तो कर्ता आता है, फिर उसके बाद कर्म आता है बीच में, और फिर इसके बाद अंत में यहाँ पे क्रिया आती है। इस प्रकार से वाक्य तैयार होता है। बच्चों, इसके बाद वाक्य की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि पूर्ण अर्थ की प्रतीत कराने वाले शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, शब्द की समूहता और पूर्ण अर्थ की प्रतीति। विशेषताएं ये कह सकते हैं कि इसमें योग्यता, सार्थकता, आकांक्षा, पदक्रम, अन्वय, आसक्ति। इस रचना के घटक, वाक्य के घटक उद्देश्य और विधेय होते हैं। वाक्य विन्यास के मुख्य भाग हो सकते हैं जैसे वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार में सबसे पहले आता है सरल वाक्य। एक उद्देश्य और विधेय होता है, इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इसके बाद आता है संयुक्त वाक्य, जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और परंतु, तथा जैसे योजकों से जुड़े होते हैं, जैसे और, परंतु, जैसे, इस प्रकार के योजक इसमें जुड़े हुए थे। जैसे आप देख रहे हैं, एक वाक्य यह हुआ कि नेहा ने भोजन किया। दूसरा वाक्य है कि विद्यालय चली गई। कौन? नेहा। तो बीच में कौन सा शब्द आया है संयोजक के रूप में? और आया है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। नेहा ने भोजन किया और विद्यालय चली गई। इसके बाद तीसरा है मिश्र वाक्य। एक प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। इसमें जो, जब, क्योंकि, यदि, तो आदि से ये जुड़े होते हैं। जैसे जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है। इस प्रकार से ये मिश्र वाक्य कहलाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाक्य रूपांतरण एक प्रकार से दूसरे में बदलना रूपांतरण कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। वाक्य का प्रकार आप देख सकते हैं कि जैसे विधानवाचक वाक्य है तो इसमें विवरण का सरल बात कहना और वह पुस्तक पढ़ता है। इसका निषेधवाचक वाक्य नकारात्मक कहलाता है। ये तो नकारात्मक भाव, जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, अभी पढ़ रहा था तो अब नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। आज्ञावाचक वाक्य आदेश देना कहलाता है, तो इसका पुस्तक इधर लाओ, ये आज्ञा हो गई। प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना, क्या तुम्हारे पास पुस्तक है, तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इस प्रकार से इच्छावाचक वाक्य कामना या सद्भावना या इच्छा की बात हो रही तो ईश्वर तुम्हारी लंबी उम्र करे, ये कामना कर रहे हैं हम। संकेतवाचक वाक्य होता है तो शर्तों पर निर्भर करना, यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ये शर्त पर निर्भर है। इसके बाद आप देख रहे हैं अगला वाक्य संदेशवाचक वाक्य है, जिसमें संदेह की भावना, संदेहवाचक वाक्य जिसमें संदेह की भावना, शायद वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पे संदेह कर रहे हैं हम, शंका कर रहे हैं। इसके बाद विस्मयादिबोधक, हर्ष, घृणा, विस्मय, शोक के भाव, जैसे अरे तुम आ गए, तो इस प्रकार से हम इसको विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे कार्यपत्र क्रमांक 1 दिया गया है, जिसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसको आपको पहचानना है कि ये किस प्रकार के हैं। पहला वाक्य आप देख रहे हैं, अरे रात भूकंप आया था, तो ये विस्मय किया हमने, आश्चर्य किया, तो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएगा। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरा वाक्य कल कौन आ रहा है, तो प्रश्न लग गया, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो, यहाँ पे हम इच्छा कर रहे हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो ये इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। इसके बाद हम कह रहे हैं कि वह पुस्तक पढ़, तो विधानवाचक कहलाएगा। इसके बाद अगला वाक्य है शायद आज वर्षा हो, तो यहाँ पे हम संदेह कर रहे हैं कि शायद आज वर्षा हो। इस प्रकार से ये वाक्यों के प्रकार थे जिसका कि आपने कार्यपत्र क्रमांक 1 में हल किया। दूसरा कार्यपत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वाक्य परिवर्तित करके लिखना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वह पानी पी रहा है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो प्रश्नवाचक, तो इस तरीके से क्या शब्द लग जाएगा, क्या वह पानी पी रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या वह सो रहा है, अगले वाक्य में आप देख रहे हैं विधिवाचक में परिवर्तित करना है, तो सीधा सीधा सिंपल सी बात है, वह सो रहा है लिखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि कल मालिक आया था, निषेध, नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो नहीं शब्द आना चाहिए, इसका मतलब यह हो कि कल मालिक नहीं आया था। उसके बाद आप देख रहे हैं संज्ञा, संज्ञा की बात हो रही बच्चों यहाँ पे, तो संज्ञा हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। सरल शब्दों में कहें तो दुनिया में हर वस्तु का नाम और उसी नाम को व्याकरण की संज्ञा कहते हैं। परिभाषा ऐसे दी जा सकती है कि एक किसी वस्तु, व्यक्ति
स्थान, प्राणी या भाव, गुण, दशा के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब इसमें इसके एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे व्यक्ति, व्यक्ति वाचक संज्ञा, तो यहाँ पे राम, सीता, मयंक ये सभी नाम है, तो व्यक्ति कहलाएंगे। वस्तु, पुस्तक, मेज, पंखा ये सभी वस्तुएं हैं। स्थान की बात हो रही तो दिल्ली, भारत, विद्यालय। भाववाचक तो बचपन, मिठास, क्रोध, ये सब भाव प्रकट कर रहे हैं। अब इसके बाद आप देख रहे हैं संज्ञा के भेदों को तालिका में, तो कौन कौन से भेद हो सकते हैं? व्यक्तिवाचक हो सकते हैं, जातिवाचक हो सकते हैं, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसका उदाहरण देख सकते हैं आप यहाँ पे, महेंद्र सिंह धोनी, गंगा, ताजमहल, रामायण आदि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब इसमें जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी एक वस्तु या व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी जाति वर्ग का बोध कराता है उसको जातिवाचक कहते हैं। तो लड़का, नदी, पहाड़, शहर ये सभी जातिवाचक संज्ञा हो गए। भाववाचक संज्ञा की बात करें तो जिन शब्दों में किसी वस्तु का गुण या दोष, दशा, अवस्था, मन के भाव का पता चलता है तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे बुढ़ापा, ईमानदारी, थकावट, सुंदरता, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। अब समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो समूहवाचक संज्ञा में जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समूह या समूह को कराते हैं उसको हम जातिवाचक का ही उपभेद मानते हैं, जैसे सेना, कक्षा, भीड़, गुच्छा ये समूह में होते हैं, तो इसमें ये समूहवाचक होगी। अब अंत में द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें जिसमें जिन शब्दों में किसी धातु पदार्थ का बोध हो जिसको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे सोना, चांदी, पानी, तेल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। अब इसके बाद हम देख रहे हैं संज्ञा के प्रकार को ढूंढना है। यहाँ पे संज्ञा की कुछ भूल भुलैया दी गई है, बहुत सारी संज्ञाओं को एक साथ लिख दिया गया है, आपको इसको छांट कर लिखना है ये कौन सी संज्ञा है। तो ये इसमें हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में गंगा और ताजमहल होगा, जातिवाचक संज्ञा में लड़का, पर्वत होगा, भाववाचक संज्ञा में बुढ़ापा, ईमानदारी होगा, समूहवाचक संज्ञा में सेना, कक्षा, भीड़ होगी और द्रव्यवाचक में तेल और दूध होगा। तो इस प्रकार से हम छांट के लिख सकते हैं। इसके बाद कारपत्रक 2 देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि संज्ञा और उसके भेद को छांट कर तालिका में लिखना है। लड़के खेल रहे हैं तो यहाँ पे जाति की बात हो रही है, लड़के खेल रहे हैं। फिर इसके बाद वह पुस्तक पुरानी है तो यहाँ पे भी जातिवाचक संज्ञा की बात हो रही। गंगा हिमालय से निकलती तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो रही। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो तो प्रेम मतलब भाव व्यक्त कर रहे हैं तो भाववाचक संज्ञा हो गई। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से तेज बुद्धि कहते तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रही। इस प्रकार से ये संज्ञा के भेद हो गए जिसको आपने अलग किया। अब यहाँ पे सर्वनाम देख रहे हैं हम यहाँ पे कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्व अर्थात सब का नाम सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? यदि हम कहें कि राम विद्यालय जाता है तो राम के स्थान पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह विद्यालय जाता है। तो किसके बारे में कह रहे हैं? राम। तो राम हो गई संज्ञा और इसके स्थान पर हमने वह शब्द उपयोग किए तो यह हो गया सर्वनाम। तो राम विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ाता है और फिर घर जाता है तो वह वहां पढ़ाता है, वह सर्वनाम हो गया। और फिर घर चला जाता है तो मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, वे, ये, हम आदि शब्द जो आते हैं जिनका उपयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे सर्वनाम के कुछ भेद दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के मुख्य 6 भेद हैं। सबसे पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के मुख्य 6 भेद हो गए। अब इसके बाद आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो इसमें जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं तो इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जा रही है। तो उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला का मतलब है मैं, हम, मैंने, हमने, और सुनने वाला कौन होगा? तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष जो वह, वे, यह, ये, इस प्रकार से ये अन्य पुरुष होंगे। तो इसका उदाहरण दे सकते हैं हम, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम की, जिसमें हम वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे वह, ये, वे, इस शब्द सभी निश्चय को बोध कराते हैं। यह मेरी पुस्तक है, वह राम का घर है, ये निश्चय कराते हैं। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक का मतलब है कि किसी निश्चित व्यक्ति या समूह का बोध नहीं होता है, जैसे कोई, कुछ आदि, कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है। दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कौन खड़ा है हम निश्चित नहीं कर सकते, अनिश्चय वाली बात हो रही है। दाल में कुछ काला है तो ये सभी अनिश्चय वाली बात है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि 4थे नंबर का प्रकार है। वह शब्द जो वाक्य में किसी दूसरी संज्ञा, उदाहरण या सर्वनाम से संबंध बताते हैं। ये अक्सर जोड़े में आते हैं, जैसे जो, सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो मेहनत करेगा सो पास होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये इसके उदाहरण होंगे।
अब इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे। तो ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य को प्रयोग में लाने में हम करते हैं। तो कमरे में कौन बैठा है, कौन प्रश्न हो गया, तुम्हारे पास क्या है, क्या शब्द आ गया। तो ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंगित करते हैं। अब हम बात करते हैं 6वें नंबर के प्रकार की, जिसमें निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है, जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप, ये सभी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह खुद ही चला गया, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, ये सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सर्वनाम पहचानना है और रिक्त स्थान भरना है। खालिस्तान ने अपना काम पूरा कर लिया। चलिए अब इसमें सर्वनाम हम पहचान के लिखते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि खालिस्तान ने अपना काम पूरा कर लिया, तो हम कहेंगे कि तुमने अपना काम पूरा कर लिया। अब इसके बाद अगला है, दरवाजे पर खालिस्तान आया है, तो कौन आया है कहेंगे। और इसके बाद हम कह रहे हैं कि खालिस्तान घर मेरा नहीं है, तो वह घर मेरा नहीं है होगा। और फिर खालिस्तान जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। ये इस प्रकार से हम वाक्य को पूर्ण करेंगे। वह खालिस्तान ही चला जाएगा, तो वह आप ही चला जाएगा, ये इसका आंसर होगा। बच्चों इसके बाद हम देख रहे हैं कारपत्रक क्रमांक 2, जिसमें सर्वनाम का प्रकार पहचानना है और रिक्त स्थान में भरना है। तो स्वयं, स्वयं मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, कोई अनिश्चयवाचक, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम होगा, और मैं, हम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। बच्चों इसके बाद हम देख रहे हैं कि क्रिया क्या होती है। अब क्रिया के बारे में, जिस शब्द में किसी काम का करना या होना का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में क्रियापद के भीतर एक से अधिक क्रियाएं आ जाए तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे कारपत्रक दिया गया है, इसको हल करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं छांटकर लिखिए। कवि बिहारी का संबंध जो उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त क्रिया है, मतलब जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें भोपाल झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, तो संयुक्त क्रिया कहलाएगा, जाना जाता है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य पाषाणकालीन मानव इतिहास की वैभव संजोए है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी, संजोए है। अब निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से आपको पढ़ना है, जैसे मोर नाचता है, राम हंसता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, रेखा ने फल खरीदे। इन उदाहरण में पहले दूसरे वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाचना हंसना का सीधा संबंध कर्ता से है। जबकि उदाहरण 3 और उदाहरण 4 में हम देखते हैं कि क्रमशः पढ़ता, खरीदे क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। वास्तव में यहाँ कर्म के बिना कोई क्रिया पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब हम जानते हैं कि आकर्मक क्रिया क्या है। वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह आकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह हंसता है, इसमें हंसना आकर्मक क्रिया है। अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या कहलाती है? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता रहती है, तो इसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता पत्र लिखती है, तो यहाँ पे लिखना सकर्मक क्रिया हो गया। हम देख रहे हैं कारपत्रक क्रमांक 2, जिसमें निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं छांटना है। तुम धुंधले कांच को छिपाते हो, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, तो अकर्मक क्रिया होगी। तुम क्यों रो रहे हो, तो अकर्मक क्रिया होगी। और कोयल आकाश में उड़ रही, तो अकर्मक क्रिया होगी। आप चलिए यहाँ पे उदाहरण देखते हैं कि सामान्य क्रिया के उदाहरण, जाना, आना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, हंसना, रोना, दौड़ना। अब जैसे यहाँ पे वाक्यों में क्रिया के उदाहरण, रानी स्कूल जा रही है, मोहन खाना खाता है, लड़का दौड़ रहा है, जा रही है, खाता है, दौड़ रहा है, ये सभी क्रियाएं हैं। अब इसके बाद काल के अनुसार क्रिया के भेद देखें, तो वह भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है और भविष्य काल होता है। भूतकाल क्रिया का वह रूप जिसमें बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है, जैसे राम ने पत्र लिखा। वर्तमान काल की बात करें तो क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान में कार्य के होने का बोध हो, जैसे वह घर जा रहा है। भविष्य काल की बात करें तो क्रिया का वह रूप जिसमें पता चलता है कि काम आने वाले समय में होगा, जैसे अशोक पत्र लिखेगा, ग आ रहा है। तो ये इस तरीके से भविष्य काल का उदाहरण होगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि दैनिक जीवन में आपके द्वारा की जाने वाली 6 क्रियाएं लिखना, जैसे नहाना, खेलना, ब्रश करना, पानी पीना, पढ़ाई करना, खाना खाना, ये सभी क्रियाएं हैं। तो ये था आपका कार्यपत्रक क्रमांक 3, जिसमें आपने वाक्य विन्यास, सर्वनाम, वाक्य के प्रकार, क्रिया के भेद को जाना और समझा। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।